आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। समय तो हो गया है लेकिन थोड़ी देर लग रही है, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचने वाले हैं। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक आज अमित शाह शामिल हो रहे हैं। नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग सकती है, ऐसे कयास तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार हैट्रिक लगा रही है और तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहरा रही है बीजेपी। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल शपथ ग्रहण होना है। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की यह है कि बैठक में तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी हरियाणा के, वो भी बैठक में पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल अमित शाह हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरी कमान इस बार चुनावों में अमित शाह ने संभाली है, लिहाजा नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग सकती है। कयास ऐसे भी चल रहे हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी के दो कद्दावर नेता जो हैं जिम्मेदारी में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बार बैठक के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधायक दल की बैठक में राज्य के सीएम फेस पर भी मुहर लग जाएगी। हालांकि बीजेपी की जीत के बाद से अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी नायब सिंह सैनी पर ही भरोसा जताएगी, क्योंकि इस तरह के कयास पहले भी हमें देखने को मिले। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी से, बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही में कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विधु रावल साहब आपके साथ कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन कयास ये भी है कि नायब सिंह सैनी जो अभी कार्यवाही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं पर ही मोहर लगाई जाएगी। क्या कुछ बैठक में हो सकता है? मंत्री पद को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें कहां तक चर्चा पहुंची है? रावल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बोलिए। देखिए, ये गलत जानकारी है जिसने दी है आपको कि 3 या 4 या 5 नाम कोई चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चौधरी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी और स्वयं अमित शाह जी ने जो है इसी पंचकुला की धरती पर उन्होंने अब से 6 महीने पहले ये घोषित किया था कि चौधरी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसा कोई नाम जो है नहीं चल रहा है, गलत जानकारी है। और जहां तक बात दावों की है, वहां दोनों लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, दोनों लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। एक ने ये कही है कि अगर नायब सिंह सैनी जी का नाम ना घोषित किया होता तो मेरा दावा रहता। मैं राव इंद्रजीत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, जिसको आप दावा कह रहे हैं, उन्होंने अपना दावा खारिज किया ये कहकर कि अगर नायब सिंह सैनी जी को घोषित ना किया गया होता तो मेरा दावा रहता। दूसरा, आपने जो अनिल विज जी का कहा, अनिल विज जी से जब पूछा गया कि क्या आप दावा करेंगे, उन्होंने साफ मना किया कि मैं दावा नहीं करता, हाँ लेकिन मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं मना नहीं करूंगा। तो ये कहना कि वो दावा कर रहे हैं जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं दावा नहीं कर रहा हूँ और दोनों लोग ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अनुचित है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। और अभी थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक के बाद जो है स्पष्ट हो ही जाएगा। विधायक जो है अपनी इच्छा जो है जाहिर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में ये जाकर ये चुनाव लड़ा है कि हम चौधरी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं। तो यहाँ कोई संशय की स्थिति नहीं है। अभी ठीक है रावल साहब, आपके पास मैं लौट रहा हूं। आप भले ही कह रहे हैं लेकिन अनिल विज साहब ने मना नहीं किया है, तो वो भी अपने आप में एक दावा भी है। बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा रही है। क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई सस्पेंस है? चूंकि आपके नेता कह रहे हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन अभी बीजेपी में नजर आता है। किस तरह से आज विधायक दल की बैठक को आप देखते हैं और आज नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलने जा रहा है? ये कंफ्यूजन तो यही है कि जो इनके चाणक्य कहे जाते हैं, ये लोग अपने आप में जी है। पार्टी के 2 बड़े नेता जो दावा कर रहे हैं, यहाँ तक कि राव इंद्रजीत जी, उनके जो 9 विधायक हैं वो एक साथ हैं और हमारे पास पुख्ता सूचना अभी तक वो मीटिंग में भी नहीं आए हैं। और दूसरे जी
मुझे लगता है सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। प्रोफेसर बिधु रावल साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने मंत्रिमंडल का जिक्र किया, क्या आपको लगता है मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे हो सकते हैं? और इस बार कैबिनेट बनाना है और नायब सिंह सैनी के नाम पर अगर मुहर लगती है, जिस तरह से आप दावा भी कर रहे हैं, तो क्या डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले की तरफ भी बीजेपी आगे बढ़ सकती है हरियाणा में? देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, रावल साहब बोलिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ प्रदेशों में हमने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया है, लेकिन इस प्रदेश में ऐसा होगा नहीं होगा, ये तो विशेष अधिकार रहता है भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री होने वाले उनका, और साथ में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई भी बात जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है? मंत्रिपरिषद को लेकर भी आज पहले की चर्चाएं कुछ हो रही है और ये बहुत जल्दी चर्चा जी, ये बहुत जल्दी जो है चर्चाओं को जो है मूर्त जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी से ये स्पष्ट आपके सामने आ जाएगा। जी चलिए, बालमुकुंद शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बोलिए, आप किस तरह से देख रहे हैं विधायक दल की बैठक को? और आज नए सीएम का ऐलान भी होने वाला है, किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले की तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी? क्या देखते हैं? देखो, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत तो चुने हुए विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो अगर ये अभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नायब सिंह सैनी हमारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, तो फिर प्रजातंत्र प्रक्रिया का तो पालन हुआ नहीं और पार्टी ने उन्हें थोप दिया उनके ऊपर। ये भी एक देखने वाली बात है। और जो दो बड़े सीनियर नेता इनके, वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और विधायक अगर चुनाव करेंगे तो हमारा चुनाव होगा। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अब देखते हैं कि एक तरह से डिक्टेटरशिप लागू होती है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू होती है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये है, बहरहाल जो सत्ता में आए हैं इनको बहुमत मिला है, तो ये ज्यादातर इनका अंदरूनी मामला है। ये अपना फैसला अपने आप करेंगे। पार्टी जैसे कैसे आगे बढ़ती है तो ये लोग ज्यादा बता पाएंगे। हमें अपने आप में ये लगता है कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का ठीक तरीके से पालन नहीं है। ऐसे किसी को मुख्यमंत्री थोपना, चुने हुए लोगों के विवेक पर फैसला ना होना, तो ये प्रजातांत्रिक फैसला नहीं है। नहीं, कौन थोप रहा है? किस चेहरे की बात आप कर रहे हैं? नायब सिंह सैनी को, जैसे ये बीजेपी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि भाई हमने तो चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये तो थोपया ही गया ना जी। फिर मीटिंग का क्या उचित है? तो शपथ नहीं, तो फिर बीजेपी ने चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पे लड़ा है। अमित शाह ने कई बार अपने मंचों से कहा कि हमारे सीएम अगले यही होंगे, तो फिर उस आधार पर वोट भी हुआ होगा ना? नहीं, चेहरे पे ये तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव तो जो चुने हुए विधायक चुनेंगे। यही तो थोपने वाली प्रक्रिया, इसी को तो समझने की। प्रजातंत्र को इन चीजों से आगे चल करके बहुत 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 नुकसान होता है, हानि होती है। प्रजातंत्र की जो आत्मा को ठेस पहुंचती है। एक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, कोई व्यक्ति कहता है कि हम इस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और फिर बाद में उसको बढ़ाएंगे, तो जो बैठे 48 विधायक है उनका रोल क्या रह गया? ये मैं पूछ रहा था। तो वो जो 48 विधायक चुन के आएंगे उनका क्या रोल रहा? फिर प्रजातांत्रिक प्रणाली तो नहीं हुई इसमें। तो प्रजातंत्र में तो पंचायत मेंबर से लेकर के मुख्यमंत्री तक वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चुनाव होगा। अगर कहीं थोपे गए तो आप खुद देखिए कि नायब सिंह सैनी, अब ये विधायक अगर नहीं चाहते तो नायब सिंह सैनी को कौन नाम का प्रस्ताव रखेगा? कौन दो आदमी उनको सपोर्ट करेंगे? उनके प्रस्तावक होंगे, उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला होगा। या दो लोग भी हो सकते हैं, नायब सिंह सैनी जी को करवाएं खड़ा और राव इंद्रजीत को, हो सकता है राव इंद्रजीत के पक्ष में ज्यादा विधायक चले जाए तो वो मुख्यमंत्री आना चाहिए। प्रक्रिया ये कहती है, प्रक्रिया का पालन लेकिन नहीं होगा, मेरे को लगता है ऐसा। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। बिधु रावल साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि आप सीएम जो है बना नहीं रहे हैं, थोप रहे हैं। और क्या अगर जो नाम चर्चा आगे चल रही है तो वो क्या नाम विधायक दल की बैठक में नहीं रखे जा सकते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रक्रियाएं चलाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या तय करें, ये तय कर रहे हैं। जबकि इनके यहाँ तो जो अध्यक्ष का जो नॉमिनेशन होता है वो भी सोनिया माता के आशीर्वाद के बाद होता है। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान के अंदर
मुझे लगता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी सुनील कौशिक जी भी हमें ज्वाइन कर लिए, जुड़ गए। सर आप किस तरह से देखते हैं, क्या नायब सिंह सैनी ही नायाब होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर आज, या कुछ और भी चर्चाएं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कौशिक साहब? जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीच बीच में तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने ये जिक्र भी किया कि सैनी ही की चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा में, तो इसमें तो अब कुछ बचता नहीं है कि सैनी साहब मुख्यमंत्री नहीं होंगे जी। ये निश्चित तौर से सैनी साहब मुख्यमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में कैसे विस्तार होगा, कौन लोग रहेंगे, किस तरीके से नाराज जो लोग हैं उनको मनाया जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से आज सैनी साहब विधान दल के नेता बनेंगे और मुख्यमंत्री के लिए वो अपनी सरकार का दावा पेश करेंगे गवर्नर के यहाँ, और निश्चित तौर से वो शपथ लेंगे। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि थोपा गया है, मुझे हंसी आ रही थी। लगता है कांग्रेस के कल्चर को इन्होंने नहीं देखा। कैप्टन साहब को देखो पंजाब में, क्या उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया पहले से ही? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या राजस्थान में गहलोत जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या उत्तराखंड में रावत जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया? जो सब बाद में मुख्यमंत्री हुए, इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो ये तो निश्चित तौर से, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि बाकायदा विधायकों की मीटिंग होगी, विधायकों की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा, और ये सब दिखाने की चीजें होती हैं कि निश्चित तौर से हम उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि विधायक दल की मीटिंग होती है और सांसद को चुन लिया जाता है मुख्यमंत्री के लिए। इनसे पहले वाले जो मुख्यमंत्री चुने गए, तो क्या सांसद तो थे नहीं उस मीटिंग में, लेकिन चुना गया। निश्चित तौर से ये सब दिखाने की प्रक्रिया होती है। पार्टी नेतृत्व तो पहले से ही तय कर लेता है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सब ठीक है, पार्टी के पर्दे के पीछे से बातें चलती हैं दिखाने के लिए। सुनील जी, लेकिन अनिल विज साहब से जब भी मैंने बात की तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, और कहा कि सीनियर लीडर हूं, 6 बार से 5 बार से जीत रहा हूं, उन परिस्थितियों में जीता हूं, तो मेरी दावेदारी क्यों नहीं हो सकती है? तो क्या अनिल विज जी को इस बार किस भूमिका में नजर आप देख पा रहे हैं? सुनील जी, देखो 7वीं बार के वो विधायक हैं, और ऐसा नहीं है कि वो 7वीं बार के विधायक पहले हैं इस देश में। तमाम प्रदेशों में आप देखेंगे 8-8 बार 10-10 बार के विधायक है, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हो पाते। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है कि आप सबसे पुराने विधायक हैं या अधिकतर आप विधायक रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। ये निश्चित तौर से जनता तय करती है, पार्टी तय करती है। जनता में आपकी स्वीकृति नहीं है तो आप कैसे मुख्यमंत्री होंगे? 2004 में 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, लेकिन उनकी वरिष्ठतम व्यवस्था को तो खत्म नहीं कर सकते। पार्टी का उन्होंने गठन किया, पार्टी के संरक्षक वो हैं इस समय, वो एक अलग व्यवस्था होती है। लेकिन जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, निश्चित तौर से पार्टी और जनता का समन्वय जब होता है, लगता है कि जनता उसी चेहरे को पसंद कर रही है या उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और फिर पुनः सत्ता में आप आते हैं, तो ये पार्टी की मजबूरी भी है और पार्टी की बिल्कुल। चलिए इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत अगला सीएम और किस तरह से रहेगा मंत्रिमंडल, क्या हरियाणा डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेगा, और जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जो अपना दावा ठोक रहे हैं, उनको किस तरह से जो है जगह दी जाएगी, ये भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय हरियाणा की सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं, किस तरह से देखते हैं? अभी हम ब्रेक पे गए, उससे पहले मैं सुनील जी से बात कर रहा था अनिल विज जी को लेकर कि क्या उनको आगे भूमिका में नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनको आगे लेके जाया जाएगा? क्योंकि दावा उन्होंने कई बार ठोका है, पूरे चुनाव में अपने नाम को लेकर वो आगे आते रहे हैं, तो किस तरह से आगे आप भविष्य में भूमिकाएं देखते हैं सर? देखिए, क्योंकि वो उन्होंने पहले मना किया था कि वो नायब सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम या कोई पद नहीं लेंगे, मंत्री पद, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस बार भी कोई मंत्री पद लेंगे। जहां तक अध्यक्ष की बात है विधानसभा के, आपको मालूम है वो है गरम दल के, और वहां चाहिए नरम दल का आदमी। वहां ऐसा आदमी होना चाहिए जो गालियां सुनता रहे, मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, बैठा रहे। मेरा अपना एक असेसमेंट है, आगे समय बताएगा, क्योंकि वो 70 साल की उम्र में चले गए हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जब हरियाणा सरकार स्टेबलाइज हो जाएगी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद, तो इनको कहीं ना कहीं गवर्नर बना के ये भेज देंगे, ताकि इनका मान सम्मान भी रहेगा और इनकी एज और इनके पद के हिसाब से इनको मतलब एक अच्छा एडजस्टमेंट होगा। यही स्थिति राव इंद्रजीत जी की है, वो भी उसी एज ग्रुप में है।
तो मुझे ये लगता है कि आरती को शायद मंत्री पद दिया जाए, ये सोच के कि 29 के इलेक्शन में गुड़गांवा सीट से राव इंद्रजीत तो अब लड़ नहीं सक पाएंगे, बहुत एज हो जाएगी उनकी, तो वहां पे कोई नई लीडरशिप को तैयार किया जाए। तो इसलिए अनिल विज जी का जहां तक मेरा मतलब, अगर वो स्वीकार करते हैं डिप्टी सीएम बनना तो बन ही जाएंगे, सीएम तो बन नहीं पाएंगे। देखिए विकास जी, क्या है कि भाजपा में एक जब तक मजबूरी नहीं हो, एक यंग लीडरशिप को ये हमेशा से उभारते हैं। बिल्कुल, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, शुरू में त्रिपुरा में देख लीजिए विप्लव देव को, तो हरियाणा में भी सैनी जी को लाए तो ये यंगर एज ग्रुप में है, तो वो एक आगे की लीडरशिप बनाते हैं। तो नायब सिंह सैनी को लाने का जो मकसद ये नहीं है कि भाई अनिल विज जी योग्य नहीं है क्या है, पर देखिए आगे है ना, अब जब ये 75 साल के होंगे तो आगे भी फिर इनको चुनाव, मतलब आगे क्या होगा जी। तो नायब सिंह सैनी को उस एंगल से इन लोगों ने चुना। उसको देखिए आप, फटाफट वो एमपी भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए, और फिर उनको सीएम भी जब हटाया तो उनको सीएम पद भी दे दिया चुनाव से पहले। तो वो उनकी एक लीडरशिप, नई यंगर लीडरशिप को तैयार करने की एक, मैं समझता हूँ, प्रक्रिया है। ऐसे ही मोहन यादव को मध्य प्रदेश में लाए हैं, भजन लाल को राजस्थान में लाए हैं। तो ये जितने भी बिलो 60 के लीडर्स हैं, मोस्टली 50-55 के बीच में जनरली उनको ये लोग इस पद पे लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखना दिलचस्प होगा जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लौटूंगा आपके पास, मैं बालमुकुंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने कहा कि भाई थोपा जा रहा है सीएम, तो सुनील जी ने कई सारे पॉइंट्स बताए जो आपकी पार्टी के जिन फेस को आगे रखकर आप चुनाव जीते या चुनाव लड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं, तो आप चुनाव से पहले कहते थे कि साहब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, हैट्रिक लगाना मुश्किल है। आप कहते थे जाट और दलित 22 और 21% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा। तो इन सारे मिथ्स को तो तोड़ा है ना उन्होंने, हैट्रिक लगाई है तो सीएम क्यों फेस फिर बीजेपी आगे नहीं करेगी? बालमुकुंद शर्मा जी। नहीं, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का, वो जैसा फैसला करेगी वो तो अब मंजूर होगा सभी को। देखना ये होगा कि वो आंतरिक जो फैसला है वो प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत होएगा या डिक्टेटरशिप के तहत होएगा। ये तो इस पे तो इसको चैलेंज तो कोई कर ही नहीं सकता। भाजपा का आंतरिक फैसला और भाजपा अपने हिसाब से करेगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या इन्होंने अपनी व्यवस्था के हिसाब से थोपना, जैसे दूसरे विश्लेषक भी कह रहे थे कि भाई युवा को आगे रखना है उसको। अगर आज 48 में से 40 विधायक अनिल विज को कह दें तो क्या ये युवा को आगे रखने के लिए उन 40 विधायकों का नजरअंदाज करेंगे उनको? ये सवाल है। ये पॉइंट टेकन। विदु रावल साहब जवाब दीजिए। रावल साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। सुनील जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और ये मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जिस तरह से अभी बालमुकुंद शर्मा जी भी कह रहे थे, लेकिन उससे मैं इतर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बड़ी सरप्राइजिंग बीजेपी हमें कई बार नजर आती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा शिवराज सिंह चौहान का नाम था, नरोत्तम मिश्रा का था, प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा था, फिर अचानक आता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो सीएम होंगे। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि नाम चल रहे थे, अरुण साव का नाम था या रमन सिंह का नाम था, फिर देखा विष्णुदेव साय का नाम आया। तो क्या सरप्राइज कर सकती है यहाँ हरियाणा में बीजेपी? देखो, हरियाणा में नाम नहीं चल रहा था। अमित शाह ने कहा कई बार और तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने भी कहा कि सैनी साहब मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़ा जाना किसी के चेहरे पर और मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल होना, दोनों में बहुत अंतर है जी। और निश्चित तौर से जो हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि जो सेकंड स्तर की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं अछूती रह गई थी जी, वो भारतीय जनता पार्टी उसको एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड आप ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह आप देख लीजिए, केवल या तो गुजरात को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर उन्होंने वही लीडर सामने लेकर के आए हैं जो एक लंबी पारी खेलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये अच्छा भी है कि कोई राजनीतिक दल यदि एक पीढ़ी रिटायर होती है तो दूसरी पीढ़ी को कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, जनता के बीच कैसे स्वीकृति स्वीकार किया जाए, ये एक रणनीति है और एक ब्लूप्रिंट भी होता है। तो इसमें नहीं मैं देख सकता कि हरियाणा में कोई
इफ एंड बट है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, मैंने कई राज्यों के एग्जाम्पल दिए और अभी से नहीं, पुराने एग्जाम्पल भी, मैं एनडी तिवारी के जमाने का मैंने एग्जाम्पल दिया, रावत जी के जमाने का मैंने एग्जाम्पल दिया। निश्चित तौर से जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं, ये ठीक है, विधायक दल की मीटिंग होगी, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ा गया उनके चेहरे पर, तो क्या लोकसभा सदस्यों ने उनको अपना नेता नहीं चुना जी, उनको मैं तो लौट रहा हूं आपके पास, इसको हम जारी रखेंगे।